अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जितने भी हमारे श्रमिक बंधु हैं सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि 1 मई जो है इसके बाद जितने भी आने वाले दिनों में अपने जितने भी श्रमिक बंधु हैं अच्छे से सुरक्षित अपने कार्यों को पूरा करते रहें और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाते रहें। दोस्तों, आज जैसे हम सभी जानते हैं आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। और इस श्रमिक दिवस के अवसर पर हम अपने श्रमिकों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इनके जो श्रमिक बंधु हैं साइट पे काम करते करते ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनको क्लाइंट के थ्रू, अपने जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो उनको ये चीज़ों को लिए अपने तरफ से थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेके, थोड़ा बहुत अपने तरफ से आगे आके इन चीज़ों को मांग करनी चाहिए और इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने उनको जिम्मेदारियों को, जो क्लाइंट की जिम्मेदारी है उनको फुलफ़िल करने के लिए उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हम कुछ अपने श्रमिक बंधुओं, खासकर श्रमिक बंधुओं के लिए कुछ ऐसा एक अपने स्लाइड तैयार किया हुआ है, उसके बारे में बताते हैं कि उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत साइट पे पड़ती है और चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके थ्रू। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ अपने श्रमिक बंधु अपने साइट पे डिमांड ऐसे चीज़ें के कर सकते हैं जो उनके हक में होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है, उसकी वो मांग कर सकता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, डैमेज चीज़ें दे देते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, तुम ऐसे ही कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनको मतलब माननी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको आप वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उन कॉन्ट्रैक्टर को बोलने दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि व्यक्तिगत आपकी सुरक्षा जो है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपके पीछे बहुत सारे आपके परिवार हैं, आपके बाल बच्चे हैं, उनकी जो भविष्य की देखभाल आप ही के थ्रू होती है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रख के फिर ये चीज़ें आपको साइड पे जाके काम करना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं सोचेंगे तो आप अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। अगर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अगर अच्छे से यूज नहीं करते हैं और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आप अपने पीछे जितने लोगों को छोड़ के जाएंगे, तो इसके लिए अब जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसकी मांग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उचित तरीके से वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं है, वो उसकी समय अवधि जो एक्सपायरी डेट हो तो ख़राब, मतलब पूर्ण तो नहीं हो चुकी है, या मटेरियल जो पीपीई इक्विपमेंट है वो ख़राब तो नहीं है। ये सब चीज़ें जांचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी पीपीई आप लें कॉन्ट्रैक्टर से, पहले तो डिमांड आपको करनी है। डिमांड आप कर सकते हैं, उसके बाद से आपको जब भी डिमांड है उसके बाद से पीपीई आपको मिल रहा है तो पीपीई के अच्छे से वो करनी है, मतलब रिव्यू करना है, उसको जांचना है, देखना है कि भाई ये पीपीई जो मिला हुआ वो सही है नहीं सही है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने साइट पे काम करने से जाने से पहले सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो पीपीई है, इसमें मैक्सिमम जो इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं क्या, हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट होते हैं, दस्ताने होते हैं, आई ग्लास होते हैं, फिर आपके पास जैकेट होते हैं, सेफ्टी जैकेट होते हैं, वो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक रहती है। तो उसमें एक स्ट्रिप रहते हैं जो काफ़ी दूर से ही चमकता है। आपका सेफ्टी शू हो गया, सेफ्टी बेल्ट होता है, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट। फिर अगर कहीं आप जहाँ पे केमिकल का रिसाव ज़्यादा हो जाता है, कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे आप श्वसन सुरक्षा उपकरण जैसे उपकरण भी शामिल कर सकते हैं पीपीई में। ये सब चीज़ें आपको देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और दूसरा पॉइंट है वेजेज। जो आप काम करते हैं तो मंथली बेसिस पे आपको जो भुगतान दिया जाता है, उसका भुगतान का भी बहुत सारे नियम हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं। तो जैसे आप किसी अच्छे, मतलब जो वेल एस्टेब्लिश जो जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, सपोज किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम काम कर रहे हैं, किसी आप ऐसा साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो वहाँ पे आपका जो जैसे मजदूरी का जो कार्य दिवस है, सपोज जनवरी फरवरी का आपने पेमेंट, आपका मार्च का पेमेंट हुआ था, मार्च के जब ख़त्म हो जाएगा तो अप्रैल के 7वें दिन तक, अप्रैल 7 तक आपको मार्च का पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, 7 देने के पहले आपको पेमेंट मार्च का मिलना चाहिए, ये आपको डिमांड करना पड़ेगा, आपको मानना। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर देते नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर डिले कर देते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने के बाद देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमने जो मार्च का काम किया उसका पेमेंट आपको कब मिलना है।
तो ये सब चीज़ें आपको सरकार के नियमानुसार जानना है और डिमांड करना है कॉन्ट्रैक्टर से, भैया भैया हमारा पेमेंट आपको मिलना चाहिए 7 अप्रैल से पहले, ठीक है। कहीं कहीं 10 दिन का होता है, कहीं कहीं 7 दिन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे कौन से साइट है उसके अनुसार आपको ध्यान करके ये आप डिमांड करनी है। मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर आपको पेमेंट मिलना है। अप्रैल का पेमेंट है 10 मई के पहले मिलना है। सपोज अभी अप्रैल कभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो 10 मई के पहले या 7 मई के पहले आपको पेमेंट मिलना है। तो इसके भी अच्छी तरह से देखभाल करें और अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले भैया पेमेंट हमको मिलना चाहिए इस समय से पहले। तो ये सब चीज़ आप डिमांड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये देखेंगे काम के घंटे, ठीक है। काम के घंटे नॉर्मल जो बेसिक ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन BO शेड्यूल में जो सेट की गई है उसके अनुसार 9 घंटे आपको काम करने हैं, 1 घंटे आराम के सहित। सपोज अगर 8 बजे से आपकी ड्यूटी शुरू होती है तो 5 बजे तक आपको नॉर्मल वर्किंग डे होगा, 1 घंटा लंच आवर जोड़ के, 1 घंटा 1 से 2 या 1.5 से 2.5 जो भी लंच आवर आपका है, 1 घंटा जोड़ के फिर आपको 9 घंटे ड्यूटी करनी है डेली की बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये सब चीज़ें को ध्यान रखा करिए। अगर आप 5 बजे के बाद 8 घंटे से नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटे होते हैं, 1 घंटा लंच जड़ के 9 घंटे होते हैं। तो अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो उसको OT में कंसिडर करिए, ओवर टाइम में कंसिडर होता है। ओवर टाइम का पैसा मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे क्या होता है, डबल टाइम मिलता है। मतलब 8 घंटे का आपका टोटल जो डे है 8 घंटे का है, टोटल आपका जो पैसा हुआ, एक दिन का जो पैसा सपोज आपको मिल रहा है बेसिक लेबर वेज, आपका जो मिनिमम वेजेज के अनुसार जो पैसा आपको मिल रहा है, सपोज एक दिन का जो पैसा है वो 8 घंटे का हो गया, ठीक है। तो उसको आप टोटल पैसे को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का पैसा आ गया। और 5 बजे के बाद जो भी आप काम करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का जो है 1 घंटा इंटू 2, मतलब 2 घंटे का पैसा आपको 1 घंटे काम करने के बाद करने के लिए मिलेगा अगर ओवर टाइम आप काम करते हैं तो इसका अच्छे से आप ध्यान रखें और अच्छे से कैलकुलेट करके आप कॉन्ट्रैक्टर से जब का पेमेंट आए तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रख के उनसे आप मांग कर सकते हैं, भैया हमको ये पेमेंट मिलना चाहिए। फिर आपका आगे आ जाएगा, इसमें आगे कुछ पॉइंट है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त मजदूरी, इसमें सपोज अगर ओवर टाइम आप कर रहे हैं, सब अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की, ओवर टाइम 5 बजे के बाद अगर 8 घंटे के बाद अगर लंच आवर इंक्लूड कर देते हैं तो 9 घंटे के बाद जो भी आप काम करेंगे वो ओवर टाइम में आएगा। तो ओवर टाइम का पैसा आपको 1.5 गुना तो खाली कृषि में मिलता है। मतलब जो कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो रूरल एरिया में कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं, काटने का काम, रुपाई का काम और सब बहुत सारे जो काम करते हैं उसमें 1.5 गुना मिलता है अगर 5 ओवर टाइम में काम करता है। मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर जो 8 घंटा है उसके बाद वो काम करता है तो उसको जो भी OT आवर होगा उसका 1.5 गुना पैसा मिलेगा। 1 घंटे का ऊपर जो कैलकुलेट होगा एक दिन का पैसा, उसका 1 घंटे का 1.5 गुना मिलेगा। और जो अनुसूचित रोजगार है, अन्य अनुसूचित जितने भी रोजगार है उसमें क्या मिलेगा, दोहरा समय। मतलब 1 घंटे का पैसा आपको, अगर 1 घंटे काम करेंगे तो 2 घंटे का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रख के तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं। और आपका ये हक है, आपको मांगना है, ये नहीं कि छोड़ देना, मांगना है। आपका सब जितने चीज़ें आपको पॉइंट बता रहे हैं आपका हक है, सरकार ने इसको ऑलरेडी अलाउ किया हो, भाई आपका हक है, आपको इसका डिमांड करना ही है। नहीं करता है तो आप इसका सीधा सीधा कंप्लेन कर सकते हैं लेबर ऑफिस में जाके, सीधा अपने नज़दीक के लेबर ऑफिस में जाइए कंप्लेन कर दीजिए। इसका अच्छे से ख्याल रखें सब चीज़ों को, क्योंकि आपके सब हित के लिए, कल्याण के लिए योजनाएं सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो उसको आप अच्छे से जानें और उसको आप कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करें, ठीक है। और चौथा है, इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं उसमें कल्याणकारी उपाय बहुत सारे क्लाइंट के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे चीज़ें आपको क्या नहीं मिल रही है उसको जो आप फिर डिमांड कर सकते हैं। सपोज इसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की सुविधा आपको सब जगह नियरेस्ट एरिया में, वर्किंग एरिया में भी, और इस आपका जहाँ पे आवास है वहाँ भी आप ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। आपका वर्किंग एरिया ऐसे में शौचालय, आप बहुत सारे देखा है शौचालय नहीं होता है, खाली यूरिन बना के जो मूत्रालय होता है उसका भी वो लोग बना के छोटा मोटा, वो भी नॉर्मल, वो भी हाइजेनिक नहीं रहता है, बहुत वो पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, कोई ड्रेनेज वहाँ पे नहीं रहता है, तो बहुत बदबूदार हो जाता है, बहुत मतलब दुर्गंध वहाँ से आती है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत शौचालय आपको मिलना ही मिलना वर्किंग एरिया के आस पास। आवास में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वर्किंग एरिया के अगल बगल भी शौचालय और मूत्रालय आपको मिलना ही मिलना है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ये आपका हक है और मिलना ही चाहिए। ये अगर नहीं हो तो आप इसका डिमांड कर सकते हैं। फिर आपका आवास,
नियरेस्ट आपको 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको, वर्किंग एरिया के अंदर आपको आवास मिलना ही मिलना है। आवास में भी सब सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, पेयजल, आपका जितना आपका एरिया, आपका खाना बनाने के लिए हाइजेनिक एरिया होनी चाहिए, फिर आपका पेयजल के लिए होनी चाहिए, फिर आपका बात मतलब नहाने धोने के लिए भी बहुत सारे एरिया होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप ध्यान रख के करें। फर्स्ट एड वहाँ पे होनी चाहिए। अगर महिला हमारी श्रमिक महिला हैं तो महिला के लिए भी शिशु गृह की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाए, और हाइजेनिक एरिया, हाइजेनिक उन चीज़ों का भी अच्छे से आप डिमांड कर सकते हैं क्लाइंट के थ्रू, जो भी आपका मेन क्लाइंट है जिसके पास आप काम कर रहे हैं। फिर आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, पूरा किट के साथ, पूरी किट के साथ, और पूरे मेडिकल जितने भी मेडिसिन है उसके साथ फर्स्ट एड डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। कैंटीन, बहुत सारी जगह में देखा कैंटीन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे चाय समोसे के लिए आपको सुबह के नाश्ते के लिए, शाम के नाश्ते के लिए, चाय के लिए बहुत सारे लोगों को ऐसे कैंटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे एरिया में देखा कैंटीन की अनुपलब्धता रहती है। तो ये सब चीज़ आप डिमांड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ें बेसिक हमने आपको बताया, बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डिमांड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के द्वारा, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में भी होता है और कुछ मेन जो क्लाइंट है उनके स्कोप में होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करिए, ध्यान रखिए, और अपने जीवन को ऐसे ही खुशहाल बनाए रखिए। आप सभी से एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।